नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये साइंस के क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेलवे में डायरेक्टली यहाँ से पूछे हुए क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना आपको कौन-सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन-सा रासायनिक परिवर्तन कैसे पहचानें और भौतिक परिवर्तन कैसे पहचानें। तो सबसे पहले आपको यही जानना है कि जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, उसको पिघला के या उससे कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाएँ और उसी दूसरे प्रोडक्ट से भी हम लोग पहला प्रोडक्ट प्राप्त कर लें, तो वह एग्ज़ाम्पल हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन का। तो यही ट्रिक हम लोग आज भी इसको यूज़ करेंगे। जैसे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि एक अंडा पकाना। क्या पके हुए अंडे से पुनः अंडा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? तो ये आपका नहीं होगा। और ऑप्शन बी है कि एक आइस क्यूब पिघलाना। तो आइस क्यूब पिघलाना यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप कोई बर्फ़ को पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद वह किस अवस्था में आ जाती है? तरल अवस्था में, मीन्स पानी की अवस्था में। फिर हम लोग उस तरल अवस्था से हम लोग क्या पुनः बर्फ़ बना सकते हैं? तो आपका जवाब होगा जी हाँ सर, बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग पानी से बर्फ़ बना सकते हैं और बर्फ़ से पानी बना सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल हो जाएगा आपका इसका फ़िज़िक्स का यानी भौतिक परिवर्तन का हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो पूछा गया यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी है जो ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बाकी आपके ये तीनों रासायनिक परिवर्तन हो जाएँगे। तो बढ़ेंगे हम लोग इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर। तो पदार्थ के आकार, माप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और आइस क्यूब का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। शेष अन्य विकल्प आपके रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएँगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग डिपोजिशन। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका 2016 में एनटीपीसी में ये पूछा गया था। तो डिपोजिशन क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। वहीं आपकी अगली हो जाएगी संघनन। तो ये क्या होती है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं संघनन। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा वाष्प का जल में परिवर्तित होना। तो ये होता है आपका संघनन का एग्जाम्पल। तो इनको आपको याद रखना है। और अगला आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ से भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जिसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कि कपूर का जलना। तो ये होता है आपका ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल। अगला हो जाएगा वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तरल अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। तो ये 4 इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो किसके माध्यम से हम लोग यह निर्धारित करते हैं? तो ऑप्शन ए है कि अवस्था में परिवर्तन। तो हाँ, इससे भी हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। ऑप्शन बी है कि गैस का उत्सर्जन, इससे भी निर्धारित कर सकते हैं। और ऑप्शन सी है कि रंग बदल कर, तो इससे भी निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन विकल्प सभी हो जाएंगे। तो अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और रंग बदलना तथा तापमान में परिवर्तन जैसे प्रेक्षण रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, इसके आधार पर हम लोग मदद करते हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनमें परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन होता है तथा इस प्रकार नए पदार्थ या यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा दूध से दही बनाना, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो वही ट्रिक हम लोग यहाँ पे आजमाएंगे। तो ऑप्शन ए है कि पानी का बर्फ में परिवर्तन।
तो ये आपका भौतिक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि पानी से पहले हम लोग बर्फ़ बना सकते हैं और बर्फ़ को पुनः पिघला के हम लोग पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन। जैसे मानव में श्वसन, क्या इससे हम लोग भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल यहाँ से मिल सकता है? तो ये नहीं मिलेगा। दूध से दही बनाना, दूध से तो हम लोग दही बना सकते हैं, लेकिन आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। और मानव में पाचन, तो इससे भी नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल ईजिली हम लोग अब निकाल सकते हैं, वही ट्रिक आपको याद रखनी है। तो किसी भी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं, लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे आपका हो जाएगा पानी का बर्फ में परिवर्तन, शक्कर का पानी में घुलना और कांच का टूटना। ये आपके होते हैं भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। वहीं आपके पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ के रासायनिक व भौतिक गुणों से पूर्णतः भिन्न होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे आपका हो जाएगा कि लोहे पर जंग लगना और दूध से दही का बनना, तो ये हो जाएंगे आपके रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। मीन्स यहाँ पे आपको गलत बताना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन हम लोग वही ट्रिक अपनाएंगे यहाँ पे कि शरीर में भोजन का पाचन, तो भोजन के पाचन से बाद हम लोग क्या भोजन प्राप्त कर सकते हैं? तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे है कि दूध का दही बनना, तो ये आपका एग्जाम्पल होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा ऑप्शन। तो सी है कि जल का जल वाष्प में परिवर्तन, तो ये ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जल का जल वाष्प में परिवर्तन ये आपका किसका एग्जाम्पल होता है? अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे 2018 में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे हुए क्वेश्चन है। तो वह प्रक्रिया जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त ना किया जा सके, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और इसमें नया पदार्थ बनता है। प्रकृति में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। जैसे आपका हो जाएगा दूध से दही बनना, शरीर में भोजन का पाचन एवं लोहे में जंग लगना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जबकि आपका जल का जल वाष्प में परिवर्तन ये वाष्पीकरण कहलाता है और यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो ये आपके फैक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो किसमें आपका रासायनिक परिवर्तन हो रहा है? तो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कि दूध का दही में परिवर्तन। तो ये अभी हम लोग बार बार इसको डिस्कस किए थे, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो दूध का दही में परिवर्तन ये आपका एग्जाम्पल होता है रासायनिक परिवर्तन का, जबकि अन्य शेष सभी आपके भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भौतिक परिवर्तन है, तो इनमें कौन सा भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है कि अंगूर किण्वित होना, क्या उससे हम लोग पुनः अंगूर प्राप्त कर सकते हैं? तो ये इससे नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी है कि बर्फ़ का पिघलना, हाँ इससे कर सकते हैं हम लोग। बर्फ़ से हम लोग पानी बना सकते हैं और पानी से पुनः हम लोग बर्फ़ बना सकते हैं। तो यही आपका होता है बर्फ़ या भौतिक परिवर्तन। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कि बर्फ़ का पिघलना या कांच का टूटना। तो टूटी हुई कांच से हम लोग पुनः एक सही कांच बना सकते हैं, तो इसीलिए ये आपका भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे एक नए चैप्टर की ओर, जिसका नाम हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये नियम आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे लाइफ स्टाइल पे भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो किस प्रकार हम लोग चीज़ें देखते तो हैं लेकिन उसका यूज़ सही नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग यहाँ से आज समझेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो यहाँ से आपका 33 नंबर पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ये किस नियम में आपका कहा गया है? तो ये होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया है और फ्रेंड्स ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अभी जो रेलवे के एग्जाम हुए थे वहाँ पे यही क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन सीधे देखने को मिले थे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो आपको लाइक ज़रूर करना है और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो तो वहाँ पे भी इसको शेयर ज़रूर करना है।
तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी रासायनिक कौन से हो जाएंगे, एंटोनी लेवोजियर ने किया था। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये इन्होंने सिद्ध किया था। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है या किसके नियम के अनुरूप होता है। तो ये नियम किसने दिया था, तो ये होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका रेलवे ने 2 बार इसको रिपीट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाएगा और ये चैप्टर ही पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन करते रहना इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग किस नियम के अंतर्गत रखेंगे, तो इसे भी रखेंगे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले आपका क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, फिर उसके बाद जब आरआरबी जेई का अभी दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, वो 2019 में यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन आपका चाहे जो भी एग्जाम का हो, रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रिपीट करती है, चाहे जिस एग्जाम में वह आया हो। यदि वो रेलवे का क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे और एसएससी के जो एग्जाम है वो कराती है आपकी एक कंपनी है टीसीएस, तो इसके पास क्वेश्चनों की भरमार रहती है, भंडार है। तो वहीं से ये क्वेश्चन आपके इस तरह उठाती रहती है और उनको वही क्वेश्चन डिस्कस करती रहती है और वही रिपीट करती रहती है। तो इसीलिए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इनके रिपीट ज़्यादा होते हैं। और रिपीट का कार्ड आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्वेश्चनों का भंडार रहता है, वही घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इसके आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और द्रव्यमान का ना तो ही सृजन किया जा सकता है और ना ही नाश किया जा सकता है, परंतु वह आपस में पुनर्व्यवस्थित अवश्य हो सकते हैं। तो ये फैक्ट है, इनको भी नोट डाउन करते रहना है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग एक नए चैप्टर की ओर। तो उस चैप्टर से इसी प्रकार क्वेश्चन आपके बनते हैं सिर्फ, तो उनको भी आप नोट डाउन जरूर कर लेना। तो अगला चैप्टर हमारा हो जाएगा 5 नंबर, जिसमें है कि स्थिर अनुपात का नियम। तो ये क्या होता है हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। तो ये वैज्ञानिक हो जाएंगे आपके जोसेफ प्रोस्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, एलपी टेक्नीशियन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। और फ्रेंड्स इसी क्लास से हमारे एलपी टेक्नीशियन में जो अभी एग्जाम हुए थे 2024 में, तो वहाँ पे भी यही डिक्टू क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जोसेफ प्रोस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था और इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। तो ये आपके होते हैं वैज्ञानिक, इनको इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 2 बार सेम टू सेम रेलवे ने ही इसको रिपीट किया था। तो क्वेश्चन है कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा किया गया था। तो ये भी आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया गया था आपका जोसेफ एल प्रोस्ट के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, फिर उसके बाद जब 2019 में आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ, डिक्टू क्वेश्चन यही आपका विद ऑप्शन पूछा गया था। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। और फ्रेंड्स इससे पहले भी हम लोग बायोलॉजी की क्लासें डिस्कस कर चुके हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो चैनल पे जाके आप एक एक करके वो भी क्लास आप देख लेना, क्योंकि आपकी वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और ये डिक्टू क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, तो क्या निश्चित अनुपात का नियम था आपका। तो ये था आपका कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। तो यही होता है आपका निश्चित अनुपात का नियम। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन ये प्रोस्ट वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था और इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों या द्रव्यमानों का सदैव एक निश्चित अनुपात में रहता है
उदाहरण के लिए जैसे हो जाएगा H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात होता है 1:8। किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव 1:8 ही रहता है। तो यही होता है आपका निश्चित अनुपात का नियम, यानी ये अनुपात कभी बदलता नहीं है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो ये होता है आपका स्थिर अनुपात का नियम। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये भी आपका चैप्टर हो जाएगा। तो स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम ये होता है आपका निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन। तो ये आपके वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। ये थे आपके प्रोस्ट ने इसको किया था। और इसके अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर और निश्चित होता है। तो ये आप इसके रिएक्शन देख सकते हैं, जहाँ पे NaCl यौगिक बनाने के लिए सोडियम के 23 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करके, अर्थात अनुपात आपका हो जाएगा 23:35.5। सदैव ये आपका अनुपात निश्चित रहता है। तो इस प्रकार आपकी ये रिएक्शन आपकी तैयार होती है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के अनुपात में द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। तो यह किसके नियम के साथ सहमति में है? तो ये किस नियम पर आधारित होता है? तो ये होता है आपका लगातार अनुपात, मीन्स समान अनुपात, या इसको कहते हैं निश्चित अनुपात। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार स्थिर अनुपात इसी को कहते हैं हम लोग। तो किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है। जैसे हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CO2 में कार्बन के और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों के अनुपात होते हैं 3:8। तो यही होता है आपका निश्चित अनुपात। तो इससे और नोट लिख लेना यहाँ पे कि आयोग द्वारा दिया गया विकल्प लगातार समानुपात ही निश्चित अनुपात का नियम है। तो आयोग यहाँ पे ऑप्शन में भी छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है लगातार अनुपात भी आपका होता है बराबर का अनुपात, एक निश्चित अनुपात होता है। तो आपको यहाँ से घबराना नहीं है ऑप्शन में। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये अनुपात आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है। ये होता है आपका 14:3। तो ये आपका द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक निश्चित अनुपात होता है। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से NTPC 2021 में लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का एक यौगिक है, जिसका आपका रासायनिक सूत्र ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। तो ये होता है आपका NH3। ये अमोनिया का फार्मूला होता है। और इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के आधार पर स्थित या निश्चित अनुपात होता है 14:3। और यह एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है, मीन्स इसका कोई कलर नहीं होता है। तो इसीलिए यह कैसी है? रंगहीन गैस है। और यह जल में अति विलय होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसके नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात बताइए। तो ये आपका अनुपात होता है 5:2। तो ये भी अनुपात आपको नोट डाउन कर लेना है। इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन है, जो सीधे आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि इनमें आपको कोई बदलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो इनमें कोई ना ये अनुपात बदल सकते हैं और ना ये क्वेश्चन बदल सकते हैं। तो यही क्वेश्चन आपके डिक्टो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप नोट डाउन जरूर कर लिया करें, या इनको स्क्रीनशॉट लेके बार बार इनको रिवीजन कर लिया करें। तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन इसमें किसका कितना अनुपात होता है? पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इसमें आपका अनुपात बताना है आपको। तो ये अनुपात होता है, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होता है आपका 1:8। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और वहीं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में भी है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं, जबकि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। अगर आपका पूछा जाए कि द्रव्यमान के अनुसार कितना है, तो 1:8 होगा। यदि एग्जामिनर ने पूछ लिया कि आयतन के अनुसार कितना होगा, तो ये आपको लगाना है 2:1। तो इसीलिए आपको ये फैक्ट डिस्कस करके चलते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट भी मिल जाते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका इंपॉर्टेंट ये भी है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होते हैं?
तो ये होते हैं आपके 14:3। तो ये रेलवे के द्वारा देख सकते हैं डिक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके रेलवे ने ही सीधे-सीधे इनको रिपीट किया था, क्योंकि इसमें कोई भी डाटा आपका चेंज नहीं किया जा सकता है। यही क्वेश्चन है जो सीधे के सीधे डिक्टिव विद ऑप्शन यही रिपीट होते रहते हैं। तो जिसका जैसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा 14:3 के अनुपात में होते हैं। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम 1771 में प्रिस्टले ने खोजा था। तो अमोनिया गैस की खोज किसने की थी? प्रिस्टले के द्वारा। और यह विभिन्न जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के सड़ने व ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली राख में यह पाई जाती है, और इसका उपयोग प्रतिकारक के रूप में आइस फैक्ट्री में या रेयान बनाने में इसको यूज़ करते हैं। तो ये फैक्ट आपके हो जाएंगे। तो आपका 5 नंबर चैप्टर भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगला चैप्टर हमारा हो जाएगा कि 6 नंबर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपका 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो ये आपका होता है रासायनिक संयोजन के नियम पर। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से भी पूछे हुए क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको विद पॉइंट हम लोग डिस्कस करके चलेंगे। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कि सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। रासायनिक संयोजन के मुख्य 2 नियम होते हैं। पहला तो हो जाएगा आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि हम लोग पिछला चैप्टर सबसे पहले यही स्टार्ट किया था, तो इसको डिस्कस कर लिया। अगला चैप्टर उसके बाद था निश्चित अनुपात का नियम, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो ये एक क्रम वाइज आपकी सीढ़ी है जिसको हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको एक भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। यदि आप कोई भी वीडियो स्किप कर देंगे तो आपका समझना आपका मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसीलिए आपको प्रॉपर बने रहना है, और वीडियो को भी लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। दोस्तों जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हों तो वहाँ पे भी शेयर करते रहना है, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही है जो हमें मोटिवेट रखता है आने वाले वीडियो के लिए। और अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित था। तो ये किस पे था? ये था आपका रासायनिक संयोजन के नियम पर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो ये आपका क्वेश्चन लैंग्वेज में आपको घुमा के रखा है। तो ये था आपका द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के आधार पे था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि हम लोग अभी ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे इसको। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जिनको हम लोग डिस्कस भी करके चलते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का आपको चयन करना है। तो इसमें आपका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, डी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार, तो इनका सिद्धांत भी ये आपको वन लाइनर में नोट कर लेना है। इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी डायरेक्टली परमाणु की डेफिनेशन भी आपकी वन लाइनर में पूछ ली जाती है कि परमाणु की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे लिखा होगा कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ऐसे ही आपके एग्जाम्पल दिए रहेंगे आपके ऑप्शन। और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है, और इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न हो जाएंगे। तो हम लोग उनको भी देखेंगे कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे आपका पहला हो जाएगा पॉइंट कि प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं परमाणु। पहला तो यही हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा कि विभिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपका है कि परमाणु अविनाशी होते हैं। तो ये आपका 3 इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाएंगे। बढ़ेंगे वो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? तो कौन कौन सी नहीं है? जो अभी हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस किए थे इसके आधार पे आपको बताना है। तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे एक कि सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु कहा जाता है। तो यहाँ पे अणु कहते हैं हम लोग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं क्या? परमाणु। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो अणु की जगह आपको लिख लेना है परमाणु, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे। तो इसीलिए आपको प्रॉपर
क्वेश्चन पे नज़र बनाए रखना है। एक-एक मिस पॉइंट भी आपका एग्ज़ाम में आपको नीचे कर सकता है। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएँगे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं परमाणु। और परमाणु को किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है, अतः विकल्प आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? तो किसने बताया था? ये आपके थे जॉन डाल्टन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका 2019 में यहाँ से पूछा गया है, आरआरबी जेईई में 2019 में जो एग्जाम हुआ था। तो परमाणु की विभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने इसके बारे में बताया था। तो यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन, और यदि हम आपको इसके फैक्ट भी जोड़ लें तो ये आपके लगभग आपके हो जाएंगे 50। तो यहाँ से हम लोग एक वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस करके चलते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसीलिए आपको वीडियो को भी लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना है। जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हों तो वहाँ पे भी इसको शेयर जरूर किया करें, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट बताना है कि ये केमिस्ट्री की क्लास आपको कैसी लगती है और कंटेंट भी आपको कैसा लगता है। तो ये आपका वेट रहेगा हमें आपके कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।